हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रीजनिंग और मैथ्स दोनों के आपके क्वेश्चंस उसमें आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस तरह का कोई आपको डेटा दिया होता है कि ये 5 साल आपके पास, इन सालों में आपके पास कुछ आपके पास सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, गणित, विज्ञान, ऐसे आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें जो टोटल नंबर है वो आपके आ रहे हैं 200। 200 में से 2006 में जो नंबर आए हैं वो आए हैं 88। ठीक है, और इसी तरह से जब आपके पास 2007 में जाएंगे तो नंबर आएगा आपके पास 90। इस डेटा के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इस सेट में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। आपके पास इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ से अगर 3 सवाल आ रहे हैं तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने पूछा क्या क्या, उस पर एक एक करके सवाल पे चलते हैं। कुछ बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। क्या है? जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको परसेंटेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको जो है एवरेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। 2 चैप्टर जो औसत और जो प्रतिशत आपका चैप्टर होता है, रेशियो जो चैप्टर होता है, बेसिकली उनकी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। कुछ डेटा देंगे, उसमें आपको एवरेज पूछेंगे, कुछ परसेंटेज पूछेंगे, इस तरह से हम करेंगे। आई होप आप लोगों का बेसिक थोड़ा सा क्लियर होगा। हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। अगर जैसे फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, इनमें से किन विषयों का औसत प्राप्तांक प्रतिशत 2007 में समान था। अब जैसे आपके पास क्या है, ईयर तो बात जो करी गई है 2007 की करी गई है। ठीक है, 2007 की बात करी गई है और ऐसे पूछा गया आपसे औसत प्राप्तांक प्रतिशत, आपसे एवरेज परसेंटेज पूछा है किस 2 साल, इन दोनों सालों में। जैसे ऑप्शन है फर्स्ट विज्ञान और अंग्रेजी। जब 2007 की हम बात करेंगे, आपके पास कहाँ है विज्ञान, दिस इज विज्ञान और ये अंग्रेजी। जैसे 2007 की जब बात करें तो विज्ञान कितना है 120 और ये 90, लेकिन 120 नंबर कितने में से है, 200 में से 120 आपके पास है। इसी तरह से 150 किस में से, 90। तो आपको एवरेज निकालना है परसेंटेज की फॉर्म में। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को चलते हैं। इन 4 ऑप्शन में कोई एक आपका आंसर है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है, 2007 की सिर्फ ज़रूरत है उसमें। तो 2007 में मैं जा रहा हूँ सीधा। अगर आपके पास 2007 में लिखा हुआ है, फर्स्ट आपके पास हिस्ट्री, जिसमें नंबर है आपके, टोटल नंबर है 200 और नंबर आए आपके पास 90। फिर सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट भूगोल है आपके पास, ज्योग्राफी। इसमें जो टोटल नंबर है वो आपके पास 100 है और उसमें से जो स्टूडेंट के नंबर आए हैं वो 2007 में 35 आए हैं। थर्ड चीज़ आपके पास मैथ्स, मैथ्स में जो टोटल नंबर है वो है 200 और उसमें से स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं वो 2007 में 88। फोर्थ सब्जेक्ट है विज्ञान, साइंस। साइंस में जो टोटल नंबर है वो 200 और उसमें से जो नंबर आए हैं आपके 2007 में आए वो है 120। ठीक है, 120। जो लास्ट आपके पास है, दिस इज अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश में जो टोटल नंबर है वो 150 और आपके नंबर आए हैं 2007 में 90। देखिए 2 सब्जेक्ट है आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हुए। कुछ ऐसा बताना हमने कि कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें जो एवरेज परसेंटेज है ना वो सेम है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको, अगर परसेंटेज की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। मैं अगर कहूँ आपके पास, फॉर सपोज परसेंटेज होता क्या है, ये वाली बात बेसिक बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। 100 के हिसाब से कोई चीज़ चेक करते हो आप। मैंने कहा 40, 100 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं 40/100 × 100। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ इसके हिसाब से। ये समझते हुए कि आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आइडिया है। जैसे मैं कहूँ 40 का, मैंने पूछा 40, 100 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या लिखेंगे, 40 किसके हिसाब से चेक करना है, 100 का। तो 100 के हिसाब से 100 बेस हो गया, उसके हिसाब से चेक करना है। और किसी भी संख्या को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, तो हम 100 से 100 काट देते तो कितना बनता है हमारे पास, 40%। बात समझे। जैसे मैं कहूँ यही चीज़ आपके पास, पहली चीज़ इस पर चलते हैं। अगर मैंने कहा 90 तो उसके नंबर हैं। अगर किसी आदमी के टोटल 200 में से, टोटल तो है आपके पास 200, उसमें से 90 मार्क्स आए हैं, तो हम लोग परसेंटेज कहेंगे। नंबर आए कितने हैं, 90, और कितने में से आए हैं आपके पास, 200 में से। हम देखो देख के भी बता सकते हैं इन सब बातों को, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से। 90 नंबर आए हैं और कितने में से, 200 में से। जिस पे भी चेक करना होता है वो बेस होता है, उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 90/200 × 100%। किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करती है वो परसेंट बन जाता है। जैसे आप इसे काटेंगे, 100 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से 90 कटेगा आपके पास 45%।
अगर मुझे लिखना हो इस चीज़ को कि ये कितना परसेंट है इसका, तो यहाँ पे है 45%। वैसे हम देख के बता सकते हैं यहाँ से कि ये कितना आपके पास 290 का कितना परसेंट है, आपके पास 45% है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, इसको देख के बता सकते। अब देखो परसेंटेज 100 के हिसाब से चेक करें तो आएगा तो वही कि 35 इस 100 का कितना परसेंट है। और मैंने कहा किसी भी संख्या को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो परसेंटेज बन जाता है। इस 35 को 100 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा। आप नॉर्मली कह सकते हो यहाँ से कितना आएगा 35%। क्यों आएगा? क्योंकि 100 से 100 कटेगा, 35 की मल्टीप्लाई करोगे 35%। थर्ड पे चलते हैं। अगर आपके पास, मैं नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट आपके पास टोटल नंबर है आपके पास 200, उसमें से 88% निकालना है, तो मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ इस चीज़ को कि 44% है। अगर आपको चीज़ नहीं पता तो आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करें, अदरवाइज ऐसे लिखें कि नंबर है कितने 88 और किसके अकॉर्डिंग चेक करना है 200 के अकॉर्डिंग चेक करना है। मैंने कहा किसी भी नंबर को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या बन जाता है, उसका परसेंटेज बन जाता है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते 100% से। 200 से जब कटेगा ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से 88 कटेगा तो कितना हो गया आपके पास 44। आप इस नंबर को देख के बता सकते थे 200 के हिसाब से आपका कितना आएगा, ये इसका जस्ट आधा, ये 100 का डबल है तो ये भी आपके पास क्या होगा, इसका आधा करने पड़े 44 आ जाएगा आपके पास। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वन इज टोटल नंबर है 200 और कितने नंबर है इसके 120। बेसिक लॉजिक वही है, 120 नंबर को चेक करना है और किसके हिसाब से चेक करना है 200 के हिसाब से। और परसेंटेज निकालने के लिए जैसे स्कूल में भी हम करते हैं, स्कूल में ये तो करते हैं किसी बच्चे के नंबर कितने आए हैं, फॉर सपोज 500 नंबर का आपका टोटल एग्जाम हुआ और उसमें आपने 250 मार्क्स लिए, तो आप क्या कहते हो उसको कि 250 इंटू 100 करोगे इसको, जैसे काटोगे 250 500 से 2 बार कटता है और 100 50 बार कितनी बार कटेगा 50 बार, तो 50% कहते हैं हम इसको। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जो नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो सबके सब्जेक्ट के अलग अलग हैं। अब हमने बात की नेक्स्ट वाले की 200 120 का कितना परसेंट है, तो हमने क्या लिखा 120/200। जैसे लिखोगे ये कितना आएगा, यहाँ 100 करके मल्टीप्लाई करोगे 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा 60। ठीक है, अब ये भी आप देख के लिख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया वो 60% है, अदरवाइज आप निकाल लो उसको। किसका चेक करना है 90 का, और किसके अकॉर्डिंग बेस क्या है 150 के अकॉर्डिंग, तो 150 नीचे आ जाएगा। और किसके हिसाब से चेक करोगे 100% के हिसाब से। 100 से कटेगा नहीं कटेगा पूरा, 50 से कटेगा, 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार, और 3 से 90 कितनी बार कटता है 30 बार। तो 30 की मल्टीप्लाई आप करोगे किसमें 2 में, तो 30 दूनी 60। इसको देख के बता सकते थे, बस मैंने आपको लॉजिक बताने की, बेसिक बात बताने की कोशिश करी, इसलिए मैंने लिखा है सब चीज़ों को। ठीक है, हमने हर एक नंबर का परसेंटेज निकाला कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास हिस्ट्री, इसमें टोटल नंबर है 200, उसमें से 90 नंबर है, तो कितना परसेंट आया 45%। अब कोई 2 ऐसे पेयर निकालने थे जिसके हिसाब से, कोई 2 ऐसे पेयर निकालने थे जिनका परसेंटेज सेम है। जैसे आपके पास क्या आया, ये फर्स्ट वाला, इसमें भी 60% नंबर है और इसमें भी 60% है। ये सब्जेक्ट कौन सा है साइंस, और ये सब्जेक्ट कौन सा है इंग्लिश। तो जो ऑप्शन है आपके पास, मैं ऑप्शन आपको दिखा दूं पीडीएफ पे, जो ऑप्शन है आपके पास, दिस इज ऑप्शन नंबर, क्या लिखा आपने, साइंस और इंग्लिश ना, ये आपके पास विज्ञान और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन का इसका। सेकंड जो सवाल है, सेकंड में क्या है, 2006 की तुलना में 2011 में अंग्रेजी में जो औसत प्राप्तांक है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जैसे सिर्फ किसकी बात करनी है, सिर्फ इंग्लिश की बात करनी है। दूसरी बात 2006 से 2011 की कंपैरिजन करना, तो हम डेटा क्या लेंगे, सिर्फ यही लेंगे। पहली बात तो इंग्लिश की बात करनी, और बात करनी किसकी 2006 की। 2006 में कितने थे इसके, ये आपके पास 60 नंबर है, और 2011 में कितने हुए 75 हुए। परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ उसकी बात करनी है। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, क्या बात कर रहा हूँ मैं इसमें, देखिए क्या है, अगर मैं कहूँ, सिर्फ पूछा है आपसे इंग्लिश का ना, ठीक है, इसको रब कर इंग्लिश का 2006, ये तो आपके पास है, एक सेकेंड, इंग्लिश की बात करनी है पहली बात तो, ठीक है, इंग्लिश की बात करनी है और 2006 से बात करनी है। 2006 में टोटल नंबर तो इंग्लिश के जो मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं वो लिखे आपके पास 150। 2006 में जो नंबर आए हैं वो आए हैं 60।
2011 से कंपैरिजन करना है, 2011 से तुलना करनी है। 2011 में नंबर कितने हैं? 75। अब देखिए क्या चीज़ है, आपसे जो सवाल पूछा है उस सवाल में ये चीज़ है कि 2006 की तुलना में 2011 में जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसमें कितने परसेंटेज की इंक्रीज़ हुआ। हम नॉर्मली किसी भी तरीके से इसको बता सकते हैं, बहुत सारी तरीके से हम कह सकते हैं, रेशियो लेके भी कर सकते हैं, या नॉर्मली कह सकता हूँ। मैं कहूँ अगर आपके पास ये बताना है, ये 60 थे 75 हो गए, इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ? इसमें इंक्रीज़ हुआ 15 का, 15 बढ़ गए हैं इसमें, ठीक है। जब 15 नंबर बढ़ गए हैं तो उसी का हमने परसेंटेज चेक करना है। अगर परसेंटेज की थोड़ी सी नॉलेज आपके पास है, ये 15 किसके हिसाब से चेक करोगे? 2011 में 2006 की तुलना में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, किसकी तुलना करनी है? 2006 से तुलना करनी है। तो 2006 में कितना था? 60 नंबर थे आपके पास, बढ़े तो नंबर है 15, और किससे तुलना करनी है? 2006 से। 2006 में कितने नंबर थे? 60। तो 15 60 का कितना परसेंट होता है? किसी भी संख्या का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। नॉर्मली करोगे इसको वैसे बता सकते हो आप देख के, बट कोई बात नहीं। 15 से कटेगा 4 बार और 4 से 100 कटता है 25 बार। आंसर क्या हो जाएगा? 25%। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पे परसेंटेज का बता दूँ। यहाँ पे बहुत तरीके से आप कर सकते थे। होता क्या है, अगर आपने किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मैं कहूँ कोई चीज़ मेरे पास 60 थी, वो बढ़ के कितनी होगी मेरे पास? यहाँ पे 75 हो गई, और बढ़ के 75 के बाद मैं बोलता हूँ फॉर सपोज वो 90 होगी, ठीक है। ये चीज़ थी ए, ये चीज़ थी बी, ये चीज़ थी सी, ठीक। अब ये आपके पास है, मैं इन पे काम ना करके इनके रेशियो पे भी काम कर सकता हूँ, तब भी आपके पास वही चीज़ आएगी। देखो परसेंटेज निकलता क्या है? परसेंटेज होता है बेसिकली किसके आधार पे चेक करना है, पहले तो उस चीज़ पर ध्यान दें। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने कहा ए बी का कितना परसेंट है। पहली बात तो जिसका पूछा है उस पर ध्यान दो, किस से तुलना करनी है? बी से तुलना करनी है। तो नीचे बी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आपके पास? 75। बी की वैल्यू कितनी है? 75। नीचे जिसका तुलना करनी है वो नीचे आ जाता है। अब पूछा ए बी का कितना परसेंट है, जब पूछा ए बी का कितना परसेंट, तो ए की वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तुलना जिससे करनी है उस पर ध्यान देना है बस, बाकी चीज़ ऊपर आ जाएगी। ए बी का कितना परसेंट, इसका मतलब हुआ बेस जो आपके पास वो 75 का है, और किससे तुलना करनी है आपने? 60 के कंपेरिजन करोगे। यदि मैं यहाँ पे इसका रेशियो कहूँ तो 15 से कटेगा, 15 चौका 60 और 15 5 75। अगर आपको ये रेशियो नहीं याद तो नॉर्मली आप क्या करोगे? फिर ये 80% होता है, नहीं पता तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज बन जाएगा। 100 5 से कितनी बार कटता है? 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 80%, ठीक है। ये बेसिक होता है। इसी तरह से आप बी से सी का कह सकते हैं। बी से सी में क्या है? मैंने कहा बी सी का कितना परसेंट है, तो आप क्या कहोगे इस चीज़ में? यदि मैं कहूँ बी सी का कितना परसेंट है, तो हमने किसकी तुलना करनी है? हमने तुलना करनी है सी से, तो सी नीचे आ जाएगा, और बी का बताना है। बी कितना है? 75। 15 5 75, 15 6 90। कितनी बार कटेगा? 15 5 75, 15 6 90। आपके पास क्या आ जाएगा? 5/6। और आपको नंबर नहीं पता तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 500/6। हम निकाल नहीं रहे एग्जैक्ट, उसका नंबर भी होता है 500/6%, ठीक है। किसी भी संख्या का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, नॉर्मली आपको पता होगा। हम सेकंड चीज़ पे चलते हैं। 2 सवाल हमने किए इस पे, डेड इंटरप्रिटेशन के। थर्ड क्वेश्चन एक और पूछा है इस पे, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, सॉरी, ये है आपके पास विंडोज। थर्ड क्वेश्चन इसी के ऊपर है। निम्नलिखित में से किस विषय के औसत प्राप्तांक में लगातार वृद्धि हुई? ठीक है, अब इसको देख के बता सकते हैं। जो इसके एवरेज जो नंबर है, इनमें बहुत छोटा सवाल है, कुछ भी इसमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें लगातार इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे अगर मैं चलूँ डाटा पे, डेटा में क्या दिया हुआ है, जो पहला ही आपके पास इतिहास है, इतिहास में पहले आए 88, फिर आए 90, फिर 100, 120, 124, 130। हर साल में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। यही चलो आपको आंसर करना था, हिस्ट्री उसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे 40 आया, लेकिन फिर अगले साल कितना आ गया? 35 आ गया। फिर आपके पास कितना आया? 45 आया, फिर 38 आया, फिर 54, और ये मतलब ये बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया। यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ बढ़ गए फिर पहले ही घट गया, सेकंड वाले में बढ़ रहा है फिर घट गया। तो लगातार कंटिन्यूस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। और हमसे जो सवाल में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात पूछी है कि आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जिसके औसत प्राप्तांकों में लगातार वृद्धि हुई है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास? हिस्ट्री। जो पहला सब्जेक्ट था हिस्ट्री, उसमें कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, और वही हमारे पास क्या हो जाए? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग।
इंग्लिश में PDF आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और जैसे सवाल है आपके पास, नंबर ऑफ डिवीज़न बताने हैं 420 के, ठीक है। हिंदी में भी इसको ऐसे कुछ कहते हैं, हिंदी में दिखा देता हूँ मैं आपको। 420 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी। 420 के ऐसे कितने भाजक है जिसके हम लोगों ने जो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं एक एक सवाल पे। अगर मैं कहूँ फॉर सपोज, जैसे कुछ जो नंबर पूछा हुआ है, भाजक होता क्या है बेसिकली? भाजक होता है आपके पास फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं। मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूँ एक। अगर फॉर सपोज आपके पास कोई नंबर है, मैं कहूँ 24, भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके फैक्टर देख लेने हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जिसको तोड़ लेना, छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ लेना है। जैसे मुझे पता है 24 का मतलब होता है 6 × 4, लेकिन 6 × 4 और आगे भी टूट सकता है। 6 का मतलब कितना होता है? 3 × 2, और 4 का मतलब कितना होता है? 2 × 2। ये वही तरीका है जो हम लोग ऐसे करते थे बचपन में। ये 24 को कर लिया हमने, पहले 2 से काटा, 2 से काटा, यही तो आपके पास लास्ट में आएगा। 3 बार 2 से कटेगा और 1 बार आपसे 3 से कटेगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये तो फैक्टर्स हो गए, ये इसके लेकिन फैक्टर्स है अलग अलग तरीके से। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने पड़े कि टोटल कितने फैक्टर्स हुए हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने पड़े या फिर मैं कहूँ टोटल भाजक बताने पड़े मुझे, वो कैसे निकालते हैं? हमने इसको एक तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। ये क्या चीज़ है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक ही बार है, और 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 3। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर आपके पास 1 दिखा और ये नंबर 3 दिखा, आपने क्या करना है? आपने इस 1 को इंक्रीज कर देना है, 1 बढ़ा देना है। आपने इस 3 को 1 बढ़ा देना है। लिख रहा हूँ मैं, बस सब आपको समझने की बात है। जैसे 1 को 1 बढ़ाया तो 2 बना, तो 2 × इस 3 को 1 बढ़ाया तो 4 बना, 4। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। इसके जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, वो आपके पास 8 आएंगे। इस तरह का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन पूछा उसी पे चलते हैं। 420 आपसे पूछा है। 420 के पहले तो आपने निकालने हैं फैक्टर्स, ठीक है। पहले तो फैक्टर्स देखेंगे। 420 क्या होता है? 420 होता है बेसिकली, या तो आप अगर नहीं समझ आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, 420 को लिख के और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ कर सकते हैं। वो इतनी बार कटेगा आपके पास, वो वैसे चीज़ आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। 442 का मतलब क्या? 420 का मतलब है 42 × 10, और 42 का मतलब मुझे पता है 7 × 6 होता है। 7 × 6 और 10, 10 का मतलब होता है 5 × 2। आप मन में तोड़ सकते हो किसी भी नंबर को, थोड़ा थोड़ा तोड़ के चलो, फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे क्या है, इसमें क्या है? 6 को फिर तोड़ सकते हैं हम, 7 × 3 × 2 × 5 × 2। तो इसी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं। अब क्या चीज़ करना है? अब आपको लाना है यहाँ पे कि इसको अलग अलग से लिखना है। जैसे 2 बार है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 3 कितनी बार है? सिर्फ 1 बार है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। सेकंड चीज़ 5 बचा, 5 की पावर कितनी है आपके पास? 5 सिर्फ 1 बार है, तो 5 की पावर होगी 1। अगला बचा 7, 7 की पावर भी 1। अब जब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने, इसके भाजकों की संख्या बतानी है, ठीक है, तो क्या करना है? 2 को, ये जो ऊपर वाला 2 है, इसको 1 और बढ़ा लेना है। इसको 1 बढ़ाते कितना बन जाएगा? 3। इस 1 को फिर से 1 बढ़ा लेना है, तो कितना बन जाएगा? 2। इस 1 की पावर को 1 और बढ़ा लेना, कितना हो जाए आपके पास? 2। इस 7 की 1 पावर को फिर से बढ़ा लेना, 2। आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? जैसे मैंने यहाँ किया, ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक है। यही आपके पास क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपसे पूछा गया था। 420 के भाजक करनी है। तो भाजक के लिए आपको क्या करना है? बेसिकली भाजक के लिए किसी भी नंबर को तोड़ लो, या तो आप वैसे तोड़ लो या फिर आप यहाँ से तोड़ लो। नंबर दिखा मुझे 420 का मतलब, देखो 420 को लिख सकते हैं ना ऐसे, 42 × 10, 420 ही तो है वो। अब 42 का मुझे दिखा 7 × 6, और 10 का मतलब होता है 5 × 2। वो करने के बजाय मैं यही लिख लिया। 6 में भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 6 का मतलब होता है 3 × 2, तो 7 तो था, 3 × 2 आ गया, 5 2 यहाँ से आ गया। अब जो जो चीज़ें आई उसके हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, धनात्मक पूर्णांक बताने हैं आपको, जो कि 6000 से कम हो, 6000 से कम हो। क्वेश्चन आपको पेपर आपके सामने होगा, देख लीजिएगा। 6000 से तो कम हो, सॉरी
ऐसे पूर्णांक बताने हैं जो कि 6000 से तो कम हो, लेकिन दो कंडीशन दे रखी, वो जो पूर्णांक ऐसे होंगे जो कि 5 से डिविजिबल हो, 5 से तो डिवाइड होते हो लेकिन 9 से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, 9 से डिवाइड ना होते हो, 9 से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग होता हो। मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेकर चलूँगा, इस क्वेश्चन पे आप आने से पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर फॉर सपोज मैं कहूँ यहाँ से आपसे, मैं कहूँ फॉर सपोज आपके पास ऐसे नंबर लेते हैं जो छोटे नंबर 2 और 3 के हिसाब से बात करते हैं। इसी का एग्जांपल चेंज कर दिया मैंने, ऐसे पूर्णांक निकाले जो कि 2 से तो कटते हैं लेकिन 3 से नहीं कटते। ठीक है, ऐसे पूर्णांक निकाले, सेम सवाल है, ऐसे नंबर जो 5 से कटते हैं लेकिन 9 से नहीं कटते। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, इसके अलावा छोटा लेके बात कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे पूर्णांक निकाले जो कि 20 से तो छोटे हो लेकिन उसमें क्या है 2 से कटते हो लेकिन 3 से ना कटते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर इसको लेके चलते हैं अभी आगे। मैं कहूँ अगर आपके पास 20 से छोटे छोटे लेने हैं, मैं 20 से छोटे सारे नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे। आपके पास फर्स्ट वो 1 2 ठीक है, ये आपके पास 20 नंबर है। इनके बेसिस पे हमने बताना है कि आपके पास पूर्णांक क्या होंगे। ठीक है, जो 2 से कटते हैं। अब मुझे पता है 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है इसमें, 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, फिर 20 कटेगा, 18 कटेगा, 16, 14 ऐसे ही आया आपके पास, ऐसे 12 है। ये सारे की सारी संख्या 2 से कटती है। इसी बेसिस पे हमने कहेंगे, फिर हम निकालेंगे कि 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है। अब 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 3। दूसरा क्या है 6, दूसरा क्या है आपके पास 9, फिर क्या आएगा 3 से कटने वाली 12, फिर उसके बाद क्या आएगी आपके पास 15, और फिर आएगी 18, और फिर आपके पास आगे नहीं आएगी। ठीक है, अब इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसके बेसिस पे आपको ये कह सकता हूँ कि इसमें कुछ नंबर कॉमन आते हैं। जैसे मैंने कहा कौन कौन से नंबर कॉमन आए, ऐसे नंबर जो 2 से भी कट रहे हैं और 3 से भी कट रहे हैं। पहला नंबर है वो आपके पास 6, दूसरा नंबर आपके पास है वो मैंने अभी सर्कल किया 12, तीसरा नंबर ऐसा है जो आपके पास यहाँ भी कट रहा है। किससे कट रहा है, ये कट रहा है। तो हमेशा क्या होता है, कुछ कॉमन नंबर आते हैं, इन कॉमन नंबर्स को हटाना होता है। तरीका क्या होगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ अभी। आपने करना क्या है, आपने बेसिकली सिर्फ इतना करना है, आपने 20 को डिवाइड करना है पहले 2 से, 20 को डिवाइड करना है आपने 2 से। जैसे 2 से डिवाइड करोगे 10 बार कटता है ये। ठीक है, 10 बार पूरा खत्म हो जाता है। 20 2 से 10 बार का पूरा खत्म होता है, तो 10 यहाँ से आंसर है। दूसरी बात क्या है कि मैंने इस 20 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ये 6, इस 6 का मतलब है 2 × 3, इसमें 2 भी है और 3 भी है। जैसे अगला नंबर कॉमन क्या था 12, इस 12 में आपके पास 2 भी है और 3 भी है और 2 भी है। ये 3 2 दोनों बार है आपके, 2 भी है और 3 भी है। ये अगला नंबर कौन सा कॉमन 18, 18 का मतलब होता है 3 × 3 × 2। तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, उनको हटाना होता है। उसके लिए उनका मैंने एलसीएम ले लिया। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 3 18, कितनी बार बचता है आपके पास, 3 बार तो कटा कम से कम। ये 2 बचा उसकी बात नहीं करनी, सिर्फ इतनी। तो अगर मैं कहूँ 20 तक के ऐसे नंबर जो कि 2 से तो कटते हैं लेकिन 3 से नहीं कटते, तो ऐसे नंबर कितने होंगे, इस 10 में से 3 को घटा देंगे आप, तो आंसर क्या होगा 7। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपने करना क्या है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करना, उस नंबर को आपके उनके एलसीएम से डिवाइड करना। जो भी कॉमन नंबर होंगे वो हमने यहाँ से घटा दिए, नंबर आपके पास आएगा 7। जैसे अगला ये सवाल जो था आपके पास, क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा नंबर है, जैसे 6000 तक की बात है, तो 6000 में भी आपको वही करना है। ऐसे नंबर जो 5 से घटेंगे वो निकालने हैं। मैं 6000 को पहले करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड। 6000 को जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60 होता है, ये 1200 बार कटेगा। आप करके देख लीजिएगा, 1200 बार पूरा कटेगा। 12 × 5 = 60 होता है, 1200 बार। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास जो नंबर है, इस 6000 को फिर हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर जो कि दोनों का मल्टीपल हो। किसका, 5 और 9 का। 5 9 का एलसीएम क्या होता है आपके पास 45। अब 45 से मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पे। जैसे 45 से डिवाइड करेंगे, 45 एकम 45, इधर बचा 15, 0। 45 तिया होता है 135, फिर आपके पास बचेगा इधर 15, और फिर आपके पास आएगा इधर से 0। तो बेसिकली क्या हुआ, ये 133 बार कट गया। जैसे मैंने देखा था ऐसे नंबर 6000 तक 5 से कटने वाले नंबरों की संख्या कितनी रही होगी, 1200। 6000 तक ऐसे नंबर जो कॉमन होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, ये 133। जैसे इसमें से इसको माइनस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप माइनस करेंगे, इसमें आएगा 67,
और इधर से कितना आएगा, ये 1 1 0 1067। आपका ऑप्शन जो है सी या डी जो भी है आपके पास उसका आंसर होगा। तो बेसिकली क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है जिससे काटना है, और उनका मल्टीपल मतलब उनका एलसीएम से डिवाइड करना है, और दोनों को आपका जो भी आपके पास जो आता है ना इसका, ये इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, ठीक है, भागफल इसको कहते हैं, इन दोनों का आपस में माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है मैथ्स के टर्म में, एक पैसेंजर है जो कि 6 किलोमीटर दूर है रेलवे लाइन से। मैं आपको डेटा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आदमी है, ये रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन से 6 किलोमीटर दूरी है, यहाँ कोई पैसेंजर है, इसे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। दूसरा कहा गया 2 स्टेशन है ए और बी, इधर कोई स्टेशन है ए, इधर स्टेशन है बी, 2 स्टेशन है ए और बी, और इधर से 2 ट्रेनें आ रही है, आपस में 2 ट्रेनें आ रही है, और दोनों ट्रेनों से, दोनों जो स्टेशन है उससे जो दूरी है इस पैसेंजर की वो 10 की है, 10 किलोमीटर की दूरी है। तो मतलब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, इस पर्टिकुलर ट्रेन से इस आदमी की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। ये ऐसा बनेगा, बस इसमें डायग्राम बनाने की बात थी, बाकी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का वो इसमें लगेगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे क्या है, इस ट्रेन से भी आपके पास क्या है, इसकी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, ये भी दूरी 10 किलोमीटर है। ये पूछा गया है जो ए और बी है इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है इसमें, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये इसमें सवाल में पूछा गया है। क्या सवाल था, एक पैसेंजर है पी, उसकी जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म से या किसी भी स्टेशन से वो 6 किलोमीटर की है। 2 ट्रेनें हैं ए और बी, अलग अलग 2 स्टेशन है ए और बी, इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन से या इस प्लेटफॉर्म से इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, इस पर्टिकुलर बी से जो पी की डिस्टेंस है वो भी 10 किलोमीटर है। आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है आपको ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगती है। इसमें पाइथागोरस क्या होती है, अगर आपको पता है ऐसा कुछ होता है, कहीं समकोण बनता है तो 3 चीज़ें होती है, इसको हम कहते हैं बेस, आधार, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज जिसको कर्ण कहते हैं। ये होता है आपके पास आधार, ये आपके पास लंब, और ये आपके पास कर्ण होता है। तो हमें पता होता है इसमें एक छोटी सी थ्योरम होती है कि जो इसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी 2 भुजाएं, 2 भुजाएं कौन सी बची, एक बचा बेस, एक बचा परपेंडिकुलर, तो इनके सम के बराबर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आती है, थोड़ी सी बेसिक स्कूल में नॉलेज में आती है हमारे पास, कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो स्क्वायर होगा बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर मतलब वर्ग के सम के बराबर होगा, सम मतलब उनके जोड़ के बराबर होगा, ये इसमें लगता है। जैसे क्या है, यहाँ पे लग रहा है आपके पास एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल दिखा आपको यहाँ बनता हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें आपको दिखी यहाँ पे, ये ऐसा कुछ है, यहाँ आपके पास जो लंबाई है ये 6 किलोमीटर की है, ये जो आपको कर्ण दे रखा है ये 10 का दे रखा है। अगर मुझे 2 चीज़ें पता होती है तो हम नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। किस पे होता है, वैसे तो ट्रिपलेट होता है, नॉर्मली पता होता है हमें, बट नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, जैसे 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर, और ये वाला मैंने कह दिया इसको बी या b1 कह देता हूँ, ये b1, ठीक है, इसका स्क्वायर b1 स्क्वायर। जैसे करेंगे 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये चीज़ जब इधर बराबर के इधर की जो बराबर में हम लाते हैं तो माइनस में आ जाती है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इधर आके ये माइनस में आ गई, और 100 में से जैसे ही आप 36 घटाएंगे तो आएगा 64 वैल्यू आ रही है आपके पास बी स्क्वायर की, तो बी की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, ये पाइथागोरस होता है, ट्रिपलेट होता है, हम नॉर्मली पता होता है। अगले वाली चीज़ भी ऐसे ही है, बिल्कुल सिमिलर। अगर मेरे पास ये चीज़ है 6, इधर आपके पास 10 है, तो ये वही चल बन रहा है 6, 8 और 10, ये 6 है, ये 10 है, तो ये पक्का 8 होगा। किस बेसिस पे होता है, ये होता है फिक्स ही है, आता इसी से है। आपको निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आपस में आपके पास क्या होगा, 10 का स्क्वायर बराबर होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा 36 के प्लस 64 के। ठीक है, नॉर्मली हम कर सकते हैं, पता नहीं पता तो आप इसको देखिए चीज़ को, अदरवाइज तो हमें नॉर्मली 10 सेकंड का सवाल था कि हमें पता है ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 रही होगी, ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितनी रही होगी, ये भी आपके पास 8 रही होगी। ठीक है, आई होप समझ आएगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। यही पूछा था आपसे, ए और बी के बीच की दूरी, वो 8 और 8 मिला के कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है, 8 और 8 16। यही सेम चीज़ डायरेक्शन में भी आती है, कई बार आपको पाइथागोरस का यूज़ करके वहाँ पे डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, वो भी सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट सवाल है, एक आपके पास इस क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है और उसने 40 सेकंड ज़्यादा लिए हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में दैन दिस। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा पता है ना ट्रेन का क्या होता है, मैं उसी पे क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक ऐसे ट्रेन है, ट्रेन कितनी है, उसकी लंबाई दे रखी 240 मीटर और ये किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, इससे दुगनी है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा 480। ठीक है, ये 240 है, उसका दुगना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 480 240 का डबल हो गया 480। एक किसी प्लेटफॉर्म को जो टाइम लेती है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको पार करने में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है उसका एग्जैक्ट नहीं दे रखा, लेकिन ये कह रखा इसकी तुलना कर रखी है। यही सेम ट्रेन किसी पर्टिकुलर पर्सन को पार करती हो, ट्रेन की लेंथ है 240 मीटर, किसी पर्टिकुलर पर्सन को करती हो, तो इसका टाइम का डिफरेंस है। फॉर सपोज यहाँ पे आपके पास टी टाइम लेती है, तो यहाँ पे कितना लेगी, टी प्लस 40 सेकंड लेती है। इस पर नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ बात करें सिर्फ क्या होता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन किसी आदमी को पार करने में जितना समय लेती है उसकी तुलना में यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड ज़्यादा लेती है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा ये होता है, अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूरी क्या होती है, चाल इनटू समय। नॉर्मल आपके पास होता है ये, दूरी होती है चाल इनटू समय। अब इसमें हमें कुछ बात ऐसी करनी है, क्या करनी है, जो डेटा दे रखा, एक तो दे रखा ये 240 मीटर, एक दे रखा ये इसके दुगनी लंबाई है 480 मीटर। दूसरी बात कह रखी ये किसी आदमी को पार करने में जितना समय लेती है उसकी तुलना में 40 सेकंड ज़्यादा लेती है। यहाँ लिखा हुआ है 40 सेकंड ज़्यादा लेती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली चलो, यही ट्रेन किसी आदमी को पार, देखो आदमी को पार करने और प्लेटफॉर्म को पार करने में एक फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, जैसे कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने कितनी दूरी चली होगी, इसने चली होगी यहाँ से यहाँ तक दूरी। ये तो ट्रेन आ गई, ट्रेन का फर्स्ट ये अभी मुंह आया, लेकिन ट्रेन भी अपनी लंबाई के बराबर भी तो चलेगी, तो ये तो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये होगी ट्रेन की लंबाई। तो अगर किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार करना तो उसने दो लंबाई चलनी पड़ती, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की और अपनी लंबाई की। इस पर्सन की कोई लंबाई नहीं है, अगर इस ट्रेन ने इसको पार करना है तो कहाँ, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया तो कितना चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर चलती है। जो लेंथ चलती है वो सिर्फ टी चलती है, टी मतलब ट्रेन की लंबाई है, 240 मीटर है तो 240 मीटर। किसी आदमी को पार करी तो 240 मीटर चली, किसी प्लेटफॉर्म को पार करी तो दोनों चली, 240 तो चली और प्लस 240 और चली, 480 चली प्लस 240 चली। ठीक है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 480 और ये हो गया आपके पास 240। ये फ़र्क होता है। अब आपको कंपैरिजन क्या करना है, सवाल बहुत 10 सेकंड का ही है। अगर आपके पास क्या चीज़ है, जो ये 40 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये जो 40 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं किसके लिए लग रहे होंगे, भाई ट्रेन यहाँ भी चल रही है, ट्रेन तो यहाँ भी चल रही है, ट्रेन की लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो 40 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ इसका फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं सवाल में बस ये कॉन्सेप्ट ये है चीज़ आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये जो 40 सेकंड लग रहे हैं ना, ये तो है टाइम, ये है 40 सेकंड। ये जो 40 सेकंड लग रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस 480 मीटर को चलने में लग रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अब जैसे तीन चीज़ों में से दो चीज़ें पता चल जाती है, हम आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, मुझे स्पीड निकालनी है। अगर यहाँ से स्पीड कहोगे तो स्पीड क्या होती है, स्पीड को यहीं छोड़ दिया, बाकी डी, और ये गुना में है, गुना का चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो डी अपॉन के टी। डिस्टेंस मैंने कहा कितनी चली होगी है 480, और टाइम कितना लिया इसने 40 सेकंड का लिया। इसे यहाँ से काटोगे आपके पास आएगा 12 मीटर पर सेकंड। इतना सही सवाल था, आपके पास आंसर कर सकते हो। बट अगर आपको बात पता है, बात क्या पता है कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा ना, ये 40 सेकंड ज़्यादा लगे, 40 सेकंड नहीं लगे, 40 सेकंड ज़्यादा लगे। ये ज़्यादा क्यों लगे होंगे, क्योंकि ये 480 मीटर ज़्यादा चली है। यहाँ तो इसने 480 नहीं चली, यहाँ तो सिर्फ 240 चली, यहाँ 240 चली, तो ये जो 480 मीटर ज़्यादा चली है उसके लिए इसने 40 सेकंड लिया। तो हमने करना क्या है, 480/40, आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, एक ऐसा नंबर दे रखा 22660, इसमें क्या जोड़े कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई नंबर है आपके पास 2660, ठीक है। इस नंबर में क्या नंबर को ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चार ऑप्शन हमारे पास, 64, 54 और 44 और लास्ट 34। एक तो चीज़ ये कि लास्ट में 4 है सब में, भाई ऐसा नंबर ऐड करना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है मेरे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। मैंने कहा कोई नंबर है मेरे पास 5 का स्क्वायर कितना होता है 25।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी और ये 16 भी आपस में परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर है। ये बेसिकली बात इतनी, किसी चीज़ का ये वर्ग है तो इसी की बात हमने करनी है। ये नंबर वर्ग नहीं है किसी का, इसमें इनमें से कोई एक नंबर जोड़ने के बाद ये वर्ग बन जाएगा। थोड़ी सी बड़ी लगती है लेकिन आसान होती है चीज़ें, ठीक है। हमें आसपास जाना है, इस नंबर के आसपास जाना है कि इसमें क्या जोड़ दे। जैसे मैं कहा, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल हूँ, मैंने इससे 16 ना दे के मैं कह देता कि मैंने 14 दिया होता है यहाँ पे, 14 में ऐसा क्या जोड़ दे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 14 में जैसे आपको पता चलेगा इसके आसपास 2 होता है, जैसे 2 दे दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो आपको 2 आंसर हो जाएगा, उसमें 2 मिसिंग होगा, आपको यह दे रखा होगा, ऐसा आंसर होगा। इसी तरह से आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसमें x को जोड़ना है। अब हम क्या करते हैं, इसके आसपास देखते हैं, ठीक है। आसपास देखना है, मैं इसको रब करूँगा ऐसे। जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको ये दिखना चाहिए, ये 2660 मुझे भी नहीं पता किसका स्क्वायर होता है, नहीं, इसमें कुछ जुड़ेगा। इनमें से एक तरीका तो है कि मैं सबको अलग अलग जोड़ के देखूँ और फिर उसके बाद उसका अंडर रूट, मतलब उसका स्क्वायर देखूँ किसका स्क्वायर है वो। दूसरा तरीका क्या है, मैं देख लेता हूँ कि आसपास किसके है। जैसे अगर मुझे पता है 5 और 0, 50 का स्क्वायर क्या होता है। 50 का स्क्वायर नॉर्मली आप मन में बता सकते हो ऐसे कभी भी देख के कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और एक 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 0, 2500 होता है, ठीक है। ऐसे मैं कहूँ अगर आपके पास 60 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 0 लग जाएगी, 2 0 लग जाएगी। इनके बीच में एक नंबर आता है आपके पास 55 का स्क्वायर। जो भी संख्या 5 वाली होती है ना उसका स्क्वायर बताना थोड़ा आसान होता है। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मैं बताता हूँ आपके पास 45 का स्क्वायर है। 45 के स्क्वायर में आपने क्या करना होता है, इस नंबर को तो ऐसे लिख दो 5 × 5 25 करके, ठीक है। और जो नंबर आपके पास 4 है इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास 20। जैसे कोई नंबर है 55, इसका स्क्वायर मुझे करना है तो 55 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दो और इस नंबर को 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ाते कितना हो गया 6 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 30। हम ये बता सकते हैं कि 55 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, दैट इज 30 25। अब ये पता चला कि नंबर ये जो भी है 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 30 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब जो नंबर हमारे पास दे रखा वो किसके बीच में लाई करता है, बस ये देखना हमने। जैसे हमने देखा ये नंबर 2500 से तो बड़ा है, मतलब इससे तो आगे आएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या नंबर है, मैं यहाँ रब कर दूँ इसको, ठीक है। इस 50 और 55 के बीच में कुछ बात होनी है, 50 और 55 के बीच में बात होनी है। भाई 50 का स्क्वायर तो आया 2500 और 55 का स्क्वायर है आपके पास 30 25। तो जो नंबर आना है कितना जोड़ने के बाद, बहुत ज़्यादा तो जुड़वा नहीं रखा उसमें, वो इनके बीच में कहीं आना है, इसके बीच में और इसके बीच में नंबर आना है, ठीक है। जैसे हमें पता चला इसके बीच में आना है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मेरे पास ऑप्शन थे 64 था, 44 था, 54 था और 34 था, कुछ कुछ नंबर थे, ये 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा लूँ अगला नंबर कौन सा होगा 51, अगला नंबर क्या होगा 52। थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज है, इसका स्क्वायर 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा और जैसे ही आपको पता है कि लास्ट में 4 ही आना है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये 52 का स्क्वायर है। 52 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ये तरीका आना चाहिए आपको। 52 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको निकालने का एक मैं बताऊंगा अभी बात। बट हमें क्या पता चला, यूनिट डिजिट देखिए हमने, अगर 52 का स्क्वायर बन रहा है, ये इसमें कुछ जोड़ने के बाद 52 का स्क्वायर बन रहा है तो इसकी डिजिट क्या आएगी, 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आता है। जैसे 55 का स्क्वायर 5 में क्या आया 25, ये 0 का 0 आई आपके पास। ऐसे ही 52 का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 4 आएगा और क्योंकि लास्ट में हर एक नंबर में ही 4 आ रहा है तो 4 ही चाहिए हमें। तो हमें पता चला इसको कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे 52 का स्क्वायर बन जाए, इतनी बात है बस, ठीक है। अब हम निकालते हैं 52 का स्क्वायर क्या होता है। 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर क्या होता है, हम लोग आंसर करते हैं इस चीज़ को। आपको क्या करना होता है, इस पे ध्यान देना है। पहले तो लेना है ये 2, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को मैंने लिखा 0 4। अब आपके पास अगला नंबर क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसको मैंने लिखा ऐसे 25। अब 2ab होता है, बेसिकली ये बहुत मैथमेटिकल बात है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, बस छोटी सी बात है। अब लेते हैं 2ab, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और दुगुना कर दिया, 5 दूनी 10 दूनी 20 और उसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो हमें पता है कि 52 का स्क्वायर कितना आता है 2704, लेकिन इसमें कुछ कमी है। कितने की कमी है वो देख लो, 2660 है ये। जैसे इसमें से घटाएंगे आप 4 में 4, इधर आएगा आपके पास कितना, ये 4 44,
तो 44 यदि इसमें जोड़ दो, x की जगह पे मैं कहूँ यदि 44 जोड़ दिया, इस x की वैल्यू क्या होगी 44। यदि इसमें 44 जोड़ दिया आपके पास, तो 44 जोड़ दिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है 2704, और 2704 किसका स्क्वायर होता है 52 का। तो यही चीज़ आपको करनी थी, सिर्फ आपको आसपास जाना था, सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको बताया कि चीज़ें होती कैसे हैं। आपको उसके आसपास जाना है, उसके आसपास जाके आपको देखना है कि कौन सा स्क्वायर है, क्योंकि 52 है, किसी का भी देख सकते हो आप। अब ये भी कर सकते थे कि भाई 2660 है, 2660 में आपने एक एक करके जोड़ लेते, जैसे 44 जोड़ा आपको पता चला यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आपके पास 10 आया, ये आया 7, ये 2, ये 2704 किसका स्क्वायर होता है 52। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर की नॉलेज नहीं है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज यूनिट डिजिट पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, 2 नंबर है, एक नंबर और उसके उल्टे, उसके विपरीत जो होता है, रेसिप्रोकल कहते हैं उसको, उन दोनों का जो हमारे पास सम है वो 5 टाइम्स ऑफ द नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, कोई नंबर मैं a मान लेता हूँ, कोई नंबर है a, उसका उल्टा क्या होगा 1/a। इन दोनों का सम किसके बराबर है, उस नंबर के 5 गुना के बराबर है। ये किसके बराबर है, मतलब उस नंबर, मतलब वो नंबर था a, उसके 5 गुना के बराबर। ये बात आपको समझ आई क्या? मैंने कहा कोई नंबर है a, कोई नंबर है a, इस a का और इसके उल्टे का, उसका उल्टा क्या होगा 1/a। इन दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या है, उस नंबर के 5 गुना के बराबर है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस चीज़ का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन दे रखे आपको 1/4, 1/9, 1, ये 4 है और ये 9 है। ठीक है, हमें नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। जैसे अगर मैं इसमें यूज़ करूँ, जैसे हमारे पास क्या है, ये रखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a² + 1/a = 5a। ठीक है, बेसिक बात है कि एलसीएम हमारे पास क्या है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो a², a की मल्टीप्लाई में a² + 1/a = 5a। अब इस a को जो है यहाँ पे भेज दो वापस, जैसे यहाँ भेजोगे तो क्या बन जाएगा, a² + 1 = 5a²। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये भी चीज़ a² की है, ये भी चीज़ a² की है। इसको एक तरफ ले आओ, जैसे ही आप एक तरफ ले जाओगे ये तो 5a² प्लस का है, इसी तरह से ये जो a² है उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4a², बाकी चीज़ें इधर है, कितनी है वो 1। अगर 4a² की वैल्यू 1 है, मैं लिख देता हूँ उसको, अगर 4a² की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी, a² की लिख देता हूँ पहले मैं, 1/4। ठीक है, a² की वैल्यू क्या होगी 1/4। इसी तरह से अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। जब 4 का आप अंडर रूट करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा 1/2। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर पूछा है, स्क्वायर क्या है उस नंबर का a², इसकी वैल्यू पूछी है। अगर नंबर पूछा होता तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। अगर आपसे पूछा उस नंबर का स्क्वायर क्या है तो आपसे a² की वैल्यू पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, जो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को, कोई नंबर है a, उसका और उसके उल्टे का, a और उसके उल्टे का जो सम है वो उस नंबर के 5 गुना के बराबर है। इस बात को ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं एक और बात इसमें लिख देता हूँ, अगर क्या कहेंगे, अगर मैं कहूँ कोई नंबर है b और उसके उल्टे का सम उस नंबर के 3 गुना के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, उस नंबर के 3 गुना बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, और उसके बेसिस पर हम लोग b के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कुछ आपको दे रखी है भिन्न, ठीक है, 4 भिन्न दे रखी है, उसमें कहा कि सबसे बड़ी भिन्न बता के याद करें। बहुत आसान तरीका होता है करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे 4 भिन्न है 2/3, फिर अगला है 5/6, अगला है आपके पास 11/15, और जो नेक्स्ट है आपके पास वो है 7/8। इन 4 भिन्न में से ये बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, उसका आंसर करना है आपके पास आंसर। अब क्या करते हैं, मुझे बड़ी या छोटी निकालनी होती है तो हम लोग, एक तरीका होता है कि एलसीएम ले ले इसका, फिर उस एलसीएम में मतलब क्या होता है कि नीचे की चीज़ को खत्म कर ले। भाई आप किसी संख्या में, अगर मेरे पास यही 2 संख्या है, ठीक है, एक तरीका तो वो हो गया कि आपके पास इन दोनों का एलसीएम लोगे, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो 2/3 और 5/6, इसको सेम बना लो नीचे की चीज़ को। नीचे की चीज़ को सेम बनाने का मतलब है, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 की, यहाँ भी 2 की, भाई 2 की मल्टीप्लाई करते 6 बन गया, तो ये हो गया आपके पास 4 और ये बन गया 6।
ऊपर क्या बन गया 5 और 6। यदि किसी संख्या में नीचे का बेस सेम है तो हम ऊपर की संख्या के हिसाब से बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा है। भाई ऊपर ही आपके पास 4 है, ये 5 है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये बड़ा है। लेकिन हमें जब 4 संख्या आ जाए, 5 संख्या, 6 संख्या आ जाए, उसमें कंपैरिजन करके बताना हो तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करेंगे फिर इसकी जगह पे हम जो है कंपैरिजन करेंगे यहीं पे, ठीक है। जो बड़ा है उसको लेते चलेंगे क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। जैसे मैंने कहा इस 6 को मैंने यहाँ भेज दिया तो कितना बना 12, इसको भेज दिया तो 15। अब 12-15 में से आपको पता है बड़ा कौन सा होता है, ये वाला बड़ा होता है। तो ये संख्या इन दोनों में ये बड़ी है, ठीक है। जैसे ही बड़ी है तो फिर अगले पेयर के साथ ले लिया। अगला पेयर क्या है, इसके साथ लिया। तो 15 × 5 75, 11 × 6 66। कौन सी बड़ी है इन दोनों में से, ये बड़ी है। तो मतलब संख्या फिर इन दोनों में भी यही बड़ी आई। अगला पेयर फिर ले लिया, जब ये बड़ी चल रही है तो फिर अगले के साथ चेक कर लिया। अगला पेयर बचा कौन सा, इसके साथ। जैसे करोगे यहाँ पे चेक, 8 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 8 पंजे 40, और इधर 6 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 छंग 42। आपको पता चला संख्या दोनों में कौन सी बड़ी है, वो वाली बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपके पास 7/8, ठीक है। हम नॉर्मली कंपैरिजन करके बता सकते हैं। एक पेयर लिया, इसमें दोनों में ये बड़ी आई, फिर ये पेयर लिया, इन दोनों में भी यही बड़ी आई, फिर इसका इसके साथ देखा, इन दोनों में जो आपके पास ये पेयर बड़ा है वही आपका आंसर होगा, 7/8 आंसर होगा, ठीक है। छोटी पूछा होता छोटी आप निकाल सकते थे। जैसे सबसे छोटी कौन सी आपके पास है, ये आई थी। इसमें इसका इसके देखते फिर कौन कौन सा छोटा है, छोटे को हिसाब से लेके चलते हैं। आप आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। एक सीरीज का सवाल है जिसको सीक्वेंस कहते हैं। छोटा सा बेसिक सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको दिया नहीं रखा। आपके पास है क्वेश्चन 2, 5, 11, 23 और 47 नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी हुई है, ठीक है। सीरीज का सवाल होता है, इसमें आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। अब नेक्स्ट टर्म बताने के लिए क्या होता है कि देखो छोटे छोटे से नंबर है। अब जो छोटे छोटे नंबर हो ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका डिफरेंस ले लो। जैसे डिफरेंस देखोगे 2 से 5 हुआ तो कितना हुआ होगा, 3 ऐड किया होगा। 5 से 11 हो गया तो कितना बढ़ा गया, उसमें 6 बढ़ गया। जैसे 11 से 23 देखा आपने तो उसमें कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 आएगा। नेक्स्ट देख लिया इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24। अब आपको दिख जाएगा इसमें कुछ क्या हो रहा है, 3, 6, 12, 24। अब नॉर्मली बता दो कि डबल हो रहा है हर बार, तो इस बार कितना बढ़ेगा, 24 दूनी 48। और जैसे ही 48 जोड़ोगे 47 दूनी 74, 94, 95। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 95, ठीक है। 47 में देखो क्या हुआ, 2 में 3 जोड़ा होगा तो 5 आएगा, 5 में 6 जोड़ा होगा तो 11 आएगा। ऐसे ही 47 में 48 जोड़ोगे आपके पास आंसर हो जाएगा 95। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन कैलेंडर का है। कैलेंडर के सवाल करने के हम लोग को तरीके सीखे हमने अच्छे से। अगर आपने देखा हुआ है उसका एक पर्टिकुलर बेस होता है, बेसिक के बेसिस पे हम कह सकते हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। सिर्फ जैसे क्वेश्चन दे रखा 18 फेब 1947 का दिन आपको दे रखा है ट्यूसडे, और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 18 फेब 2001 का दिन क्या होगा। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। मैं आपको बेसिक बात बता दूं क्या करना है। जब आपके पास साल आराम से नज़दीक हो, वैसे तो करना चाहिए वही बेसिक जो कोडिंग वाले हम लोग बताते हैं। कोडिंग वाले तरीके से क्या होता है कि उसमें एरर होने की दिक्कत नहीं होती। इसमें आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। जैसे मैं कहूँ, आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे ही साल में अगर मैंने कहा आज आपके पास जो डेट है, यही डेट नेक्स्ट ईयर की आपसे पूछूँ तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें वो दिन बढ़ जाएगा। अगर आज ट्यूसडे आप कहूँ तो नेक्स्ट ईयर जो आपके पास वो ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपके पास वेडनेसडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा आपके पास। होता है क्या बेसिकली कि 365 दिन आगे चला जाता है, और 365 दिन के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं 7 के हिसाब से कितना फालतू है। जैसे ही 7 से काटोगे, इसका रिमाइंडर देखते हैं। 7 से काटते हैं इसको, 7 पंजे 35, 1 बचा, फिर 15, 7 दूनी 14 काटा तो 1 बचा। इनको काटने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है। एक रिमाइंडर बचने का मतलब दिन आगे अगला हो जाता है। अगर मैं कहूँ फॉर सपोज ये वाली चीज़ है, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास ये चीज़ दे रखी है 18 फेब का 1997, इसका दिन आपको ट्यूसडे दे रखा है, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि 18 फेब 1998 का दिन क्या होगा। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास वेडनेसडे। एक तरीका तो ये भी है। इस तरह से 99 कह सकते हैं। 99 नॉर्मल ईयर होता है तो फिर एक बढ़ा होगा, वो आ जाएगा थर्सडे, ठीक है। ऐसे मैंने कहा 2000। अब देखो इसमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना पड़ता है कि ये जो 18 फेब है यहाँ 2000 तक आते हैं ना, 18 फेब ही आई है, और फेब में फ़र्क नहीं पड़ता। 18 फेब के बाद नहीं, फ़र्क कब पड़ेगा आपके पास, 28 फेब के बाद, 29 फेब से। यहाँ पे अगर ये 29 फेब को इंक्लूड कर लेता तो 2 दिन बढ़ाते हैं हम, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे 18 फेब 2000 की बात है, तो अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेगा, फ्राइडे, ठीक है।
2001 की जब बात करेगा तब 2001 में 18 फ़रवरी 2001 की जब बात करेगा तो दिन आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो नॉर्मली बढ़ता ही बढ़ता, लेकिन इसमें एक नॉर्मल लीप ईयर भी है 29 फरवरी वाला, उसकी वजह से 2 दिन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ के हम कह सकते हैं संडे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, लेकिन इसमें गलत होने की दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोडिंग बेस हमने बनाया कि उस चीज़ के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं वो भी बताता हूँ आपको बात कि नॉर्मल क्या है, एक साल से अगले साल में जाओगे तो एक दिन बढ़ जाता है, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे, नॉर्मल ईयर तक। जैसे लीप ईयर आ गया, 2001 लीप ईयर होता है जो कि 4 से दिखता है ना, इसको लीप ईयर है ये। अब इस लीप ईयर के हिसाब से हम कहते हैं कि लीप ईयर में 2 का इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट होगा, एक दिन आपके पास संडे आ जाएगा, आंसर आप संडे कर सकते हो। जो करते हैं वो बात वो कर लेते हैं। आप निकालोगे इसका वही कोडिंग वाला मेथड, जैसे इसको निकालना है मुझे। 18 फ़रवरी में 4 चीज़ें लेते हैं, 18 लेंगे फ़रवरी का कोड, अब मैंने लिखा था यहाँ पे आपको बताया था, ये होता है 144025, ये जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी की बात करें तो सिर्फ 4 की बात कर लेते हैं, ये 4 साल कितने हैं इसमें 97, इसमें लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 24 बार कटेगा, ये 24 चौका 96 होता है 24। इन सब का रिमाइंडर 7 से देख लेंगे, ठीक है, सबको जोड़ के 7 से देख लो या फिर यही देख लो, जैसे 7 दूनी 14, कितना बचता है 4, 4 और 4 8, कितनी बार बचता है सिर्फ 1, रिमाइंडर देखना है हमने 7 से कितना ज़्यादा है, ये कितना बचा 1। अब इसको देखा मैंने जैसे ये है 24, 7 या 21, 3 बच गया, ठीक है, और क्या है 97, 97 से कटेगा कितनी बार, 97 2 और 7 27, 6 बचेगा, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा आपके पास वो कितना हुआ, 6 और 1 7, फिर खत्म हो गया, रिमाइंडर बचा आपके पास 3, और 3 का जो दिन होता है वो हम निकाल के रखे हैं कि संडे जो होता है फर्स्ट डे होता है, मंडे जो होता है वो सेकंड डे होता है, और ट्यूसडे जो है वो थर्ड डे होता है। तो यही दे रखा है इसने कि ये दिन क्या आपके पास है ट्यूसडे, इसी बेसिस पे हम इसका निकाल सकते हैं। क्या करना है, वही 4 चीज़ लेनी है, लेकिन 2000 आते ही एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है जो 6 ऐड करते हैं। हमने बताया था इस बात को कि इसमें क्या आएगा 18 फ़रवरी का कोड आपके पास, अब ईयर आपके पास नॉर्मल है तो कोड क्या रहेगा 4, साल कितने हैं 2001, 1 साल हो गया, 2000 से आगे कितने साल हुए 1, इसमें लीप ईयर कितने हुए, कोई लीप ईयर नहीं आया अभी तक 0, और जैसे 2000 का केस आता है उसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। इन सब को हमने डिवाइड करना है 7 से, इनको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो या फिर यही रिमाइंडर देख लो, जैसे क्या है 6 और 1 7, पूरा खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं इससे। अब ये आपके पास क्या है 4, ये आपके पास है 18, 18 से बचा होगा 4, और 4 और 4 8, जब 8 को आप 7 से फिर से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 1, और 1 का मतलब क्या होता है आपके पास दिन होता है संडे, ठीक है। यहाँ से भी आंसर कर सकते हो आप, दिन कौन सा आपके पास होगा संडे। आपको कोड ध्यान रखना पड़ता है, ये होता है 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 146, ठीक है। मैंने बताया था इस चीज़ को आपको कि आपके पास क्या क्या है 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर से 036 आएगा, इधर आएगा 146, ये आता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक, ये जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, और ये दिसंबर है, ठीक है इस चीज़ का। अब क्या होता है, ये है नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर के मंथ का कोड होता है हमारे पास ये। अगर लीप ईयर आ जाता है तो यहाँ बस चेंज होता है, इसमें 1 कम कर देते हैं, इसमें 1 कम कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। बाकी सारा 4 का 4, 2 का 2, 2 का 2, आप ऐसे कर सकते हो आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, रैंकिंग का सवाल है, एक क्लास है उसमें 180 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट है आपके पास 180, उन 180 में से ये कहा गया कि लड़कियां दुगनी हैं लड़कों की तुलना में, ठीक है, लड़कियां दुगनी हैं, टोटल बच्चे हैं 180, इनमें लड़कियां दुगनी हैं, जो गर्ल्स है वो दुगनी है किससे, बॉयज़ से। अगर लड़के 1 है तो लड़कियां 2 है, ये मतलब होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मैं इसको कह सकता हूँ, अगर आपको पता है 2 और 1 का मतलब 3 का मतलब हो गया हमारे पास, 3 का मतलब हो गया 180, 1 का मतलब हो जाएगा 60। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लड़कियाँ 120 है तो लड़के कितने रहे होंगे 60। ये रेशो सिस्टम है, रेशो में हम लोग करते हैं इसका कंपैरिजन। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है क्या कर रहे हैं, इस 180 को हमने 2 और 1 के अनुपात में बांट लिया। 2 और 1 का अनुपात क्या कहता है कि लड़कियों के पास आ गया 120 और लड़कों के पास आ गया 1। टोटल अगर मैं असल में कहूँ तो टोटल लड़कियाँ कितनी होगी 120 और टोटल लड़के होगी आपके पास 60, ठीक है। अब कुछ बात कही गई है, क्या बात है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़का है रुपेश, वो ऊपर से जो उसकी रैंक है वो 34 है, ऊपर से जो रैंक है 34 है। आपको थोड़ा सा अगर आइडिया रैंकिंग का है, रैंकिंग में क्या होता है, जैसे अगर मुझे ये आदमी है कोई, ये आदमी है, रैंकिंग में जो ये लाइन ग्राफ हम बनाते हैं ना, इसमें कभी भी आदमी को नहीं गिनते, इसमें बताते हैं मतलब वो कितनी जगह ले लेगा।
जो डिस्टेंस बताते हम, अगर मुझे यहाँ पे 34 आदमी बताने हैं तो 34 आदमी की जगह मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे 34 आदमी बताने हैं तो यहाँ पे जो डंडा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 35 का, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, रैंकिंग का सवाल सब लोग कर लेते हैं, लेकिन वो एक ज़्यादा या एक कम की कन्फ्यूजन सबको रहता है। आपने क्या करना है, इस लाइन पे ना कभी भी आदमियों को नहीं लेना, इस पे लेना है आपको उनकी रैंक को। रैंक क्या होती है, उनकी दूरी होती है, हमेशा एक ज़्यादा होगी। 34 आदमियों के लिए कितनी दिखाने पड़ेगा, 35। आदमी 46 हो जाएंगे तो यहाँ कितना दिखाने पड़ेगा, डंडा कितने का हो जाएगा, 47 का। ये बस ध्यान रखना होता है। आदमी अगर 46 है तो लेंथ और रैंक और दूरी उनकी एक एक्स्ट्रा हो जाती है, इस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, अब क्या सवाल है, क्वेश्चन ऐसी है, एक लड़का है हमारे पास रुपेश, ऊपर से उसकी रैंक है, ऊपर से उसकी रैंक 34वीं है, ये 34वीं रैंक पे रुपेश है, आर मैंने लिख दिया इसको ऊपर से, ये ऊपर का टॉप है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी 34 रैंक है। इसका मतलब क्या है, अब मुझे पता है ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपके पास 34 है। यदि ये दूरी 34 है तो हमने अभी कहा था, मैंने अभी आपको बोला कि इसमें क्या है कि एक बढ़ा के हमने लिख रखा होगा, भाई रैंक जो बता रखी होगी, दूरी बता रखी, एक बढ़ा के लिख रखा होगा। तो इन 34 रैंक तक कितने आदमी आए होंगे, टोटल 33 आदमी आ गए होंगे, 33 व्यक्ति हमारे पास आ गया होगा, 33 पर्सन। ठीक है, बस ये ध्यान रखने की बात थी इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है। अब देखो क्या है, इन 33 पर्सन में से ये बोला गया कि 18 लड़कियां हैं। अब देखो 33 पर्सन में से कितने हैं, 18 तो है लड़कियां, तो बचे हुए कितने रहे होंगे, जब 33 में से 18 घटाओगे तो 15 बचा, 15 क्या रहे होंगे, बॉयज़ रहे होंगे। ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, टोटल थे 180 बच्चे, उसमें से 120 लड़कियां हैं और 60 जो है लड़के हैं। अब एक रैंकिंग सिस्टम पे इसको ले आए, क्या कहा, इसमें रुपेश एक आदमी है जिसकी रैंक क्या है, ऊपर से 34वीं है, ऊपर से रैंक 34वीं है, तो इससे पहले आदमी की मतलब यहाँ तक टोटल कितने आदमी आए होंगे, यहाँ तक टोटल 33 आदमी आ चुके होंगे। इन 33 आदमियों में मैंने कहा, ये भी दे रखा है उसने कि 18 तो लड़कियाँ हैं। अगर 18 लड़कियाँ आ चुकी है तो बचे हुए क्या रहे होंगे, इससे पहले 15 बॉयज़ आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 15 बॉयज़, यहाँ से पहले 15 बॉयज़ आ चुके हैं। अगर मुझे पता है कि 15 बॉयज़ तो यहाँ तक आ चुके हैं, एक रुपेश हो गया, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल लड़के कितने हो गए, 16 हो चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, रैंकिंग थोड़ा सा दिक्कत करता है कि अगर आपको चीज़ें क्लियर है कि भाई आदमी को और हम रैंक को कैसे लेंगे, लॉजिक सिंपल होता है कि कभी भी लाइन ग्राफ पे आदमियों को मत बताओ, लाइन ग्राफ पे उनकी रैंक बताओ, उनकी दूरी बताओ। जैसे क्या है, यहाँ तक टोटल आदमी मेरे पास हो गए होंगे, 15 लड़के हैं, और 15 लड़कों में एक हो गया आपके पास क्या, रुपेश, तो टोटल 16 हो चुके हैं। अब जैसे 16 हो गए, मुझे पता था टोटल लड़के कितने हैं, 60। अगर 60 लड़के थे, उसमें से 16 आ चुके, तो बचे हुए 44 कहाँ रहे होंगे, रुपेश के नीचे रहे होंगे। इस जगह में 44 आपके पास लड़के हैं, यही आपके पास क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर आप में कन्फ्यूज़न है तो इस चीज़ के लिए एक तो पहले ये निकालना, इसमें से लड़कियां निकालना, 18 लड़कियां, और बाकी जो आपके पास है 18 लड़कियों में से 33। अब ये 33 और 34 में दिक्कत रहेगी आपको कि इससे पहले 34 ले, 33 ले या 35 ले, वही कन्फ्यूज़न रहता है, उसका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन है आपके पास 30, अगर मैं कहूँ आपके पास क्वेश्चन है 30, इसमें क्या आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या करना है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ह्यूमिडिटी, एक वर्ड है ह्यूमिडिटी, HUMIDT और Y। इस ह्यूमिडिटी का कोड बदल के कुछ लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, इसका लिखा हमारे पास, इसका लिखा UHMI, फिर अगला है आपके पास D, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, HUHMII, 2 बार आई है, इधर आई है, फिर D है, फिर T है और फिर Y है। ठीक है, इसको कोड दे दिया इसने, कोड वोड कुछ नहीं होता, बेसिकली बस आपको ध्यान रखना होता है कि क्या चेंजेस करा है। जैसे इसमें क्या चेंज किया, आपको नॉर्मल बहुत आसान है, तो ये HU है, इसमें UH कर दिया, ये उल्टे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे MI है, जैसे ही MI देखा, ये और ये दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें। अगला क्या आपके पास DI को फिर से उल्टा कर दिया, इधर DI है, इधर ID लिख दिया, फिर TY को ऐसे लिख दिया, ऐसी तरह से हमने उसमें कर देना है। जो आपके पास आंसर होगा वो आप आंसर कर सकते हो। पॉलिटिक्स है POLITICS,
CS पॉलिटिक्स। इसमें करना है आपने क्या करना है, वही सेम चीज़, पहले को उल्टा लिख दिया तो OP हो जाएगा, दूसरे को सेम रख देंगे तो LI आ जाएगा, इसको फिर उल्टा कर देंगे तो IT आ जाएगा, और अगला इसको सेम रख देंगे तो CS आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी है 4 है शायद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। क्या दिया हुआ, एक आदमी है 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ क्या होता है आपके पास, उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ गया। एक आदमी 50 किलोमीटर ऊपर गया, यहाँ से शुरू किया उसने और 50 किलोमीटर ऊपर गया। यहाँ से उसने क्या किया, 40 किलोमीटर ईस्ट गया। अब देखो ये चीज़ छोटी सी बात होती है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, और इनके बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, ये होते हैं आपके पास साउथ वेस्ट, ऐसे हम कह सकते हैं। अगला क्या है आपके पास, आदमी गया 50 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 40 किलोमीटर ईस्ट गया, इधर से 40 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 20 किलोमीटर गया वो साउथ, 20 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ गया, तो 20 किलोमीटर यहाँ मान लिया मैंने, यहाँ 20 गया, यहाँ पहुँचा अभी। जैसे साउथ गया देन ड्राइव 30 किलोमीटर टुवार्ड्स द वेस्ट। अब इससे 30 किलोमीटर गया वेस्ट, 40 इतना था तो 30 यहाँ तक आया होगा कहीं, यहाँ से यहाँ तक गया 30 आ गया। 30 आने के बाद वो क्या किया, 30 वेस्ट गया, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर साउथ गया, यहाँ से फिर 20 किलोमीटर साउथ गया। अब देखो ये पूरा डंडा आपके पास 50 का है, 20 यहाँ आ गया और 20 यहाँ आ गया, तो मतलब यहाँ तक तो नहीं आया, ये बस ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 20 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, फिर उसके बाद फाइनली 10 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट फिर चला गया, यहाँ आ गया, वेस्ट इधर है, 10 किलोमीटर फिर से आ गया, यहाँ आ गया अभी। अब आपसे सवाल पूछा है कि हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपको पता है कि पूरी लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ थी 50, उसमें से 20 और 20 40 तो हो चुकी, तो ये बची हुई कितनी रही होगी, 10 रही होगी। तो वो अपने शुरुआती बिंदु से, ये तो 10 है, ये भी 10 रही होगी, क्यों, क्योंकि पूरा डंडा आपके पास 50 का है, उसमें से 20 ये आ गई और 20 ये आ गई, 40 तक आ चुका, 40 के बाद जो लेंथ बची आपके पास वो 10। और किस डायरेक्शन में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ है, इसका जो अभी यहाँ खत्म हुआ वह यहाँ खत्म हुआ और यहाँ से शुरू किया था, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की साइड में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास लेटर सीरीज का, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है बेसिकली, कोई नंबर है आपके पास, छोटा सा चीज़ दे रखी, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सब आसान है। जैसे हमारे पास है नंबर AB, फिर गैप है ABC, फिर उसके बाद गैप है आपके पास BC, फिर गैप है BCA और फिर आपके पास गैप है C। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए। अगर सवाल मुश्किल आता है तो इसमें बहुत मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन आपके वाले पेपर में ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा गया, बहुत आसान चीज़ पूछी गई। आपको दिखेगा बड़ा नंबर, देख लो बड़ा नंबर क्या है, जो जहाँ बड़ी सी सीरीज़ दिख रही हो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। जैसे आपने इसको पकड़ा तो आपको क्या है, ABC बन रहा है। अब ABC बनाते चलो, जहाँ जहाँ बन रहा है, यहाँ A है, B है, यहाँ C बना दो, यहाँ C बना दिया, ठीक है, ABC हो गया। अब यहाँ पे क्या ABC बन सकता है, अगर मैं A लिख दूँ यहाँ ABC बन सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ ABC बन गया, यहाँ पे अगर मैं A लिख दूँ तो फिर ABC बन सकता है, फिर यहाँ हो गया B C, फिर यहाँ अगर B लिख दे तो ABC बन जाएगा। इतनी सी टर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। जो बड़ी टर्म है, बेसिक लॉजिक क्या होता है नंबर लेटर सीरीज़ का, कि आपने बड़ी टर्म को पकड़ना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपके पास कोई नंबर है A B B A, A B B A, फिर अगला A B B A, ठीक है। इसमें से मैं कुछ चीज़ों को रब कर देता हूँ। जैसे क्या है, ओहो बड़ा हो गया थोड़ा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं A अरे दो गैप, ठीक है। इस तरह के सवाल में भी आप वही सेम चीज़ करनी है आपने, ठीक है। जो बड़ा दिखे वो देख लिया, जैसे दिखा मुझे B A A B, यहाँ दिखा A A B, इससे बड़ा तो यहाँ दिख रहा है 4 वाला, ये बनाते चले जाओ कहीं। जैसे बनाएंगे आप, B के बाद डबल A आना है, फिर B आना है, B के बाद ये B है, इस B के बाद इस B के बाद आपके पास क्या आना है, इस B के बाद डबल A और B आता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया,
ये 4 वाला हो जाएगा, बेसिकली इसमें 4 ही 4 हो जाएगा, तो आपको ऐसे अलग से देखना पड़ेगा। जैसे क्या है, ए है, गैप है, बी है, बी है, इधर बी है आपके पास, इधर गैप है। अब इस लास्ट वाले से पहले खाली है, इसके लास्ट वाले से पहले क्या भरा हुआ है, वो क्या है, बी, तो यहाँ बी लिख दोगे। इस बी के पहले इधर भरा हुआ, इस बी के पहले इधर खाली है, तो इसके पहले क्या है, बी, इधर भी क्या आ जाएगा, बी। ये बेसिक बात हो जाएगी, यहाँ पे भी आप बी लिख दोगे। बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिक आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ बड़ी सीरीज़ को पकड़ना होता है। बड़ी सीरीज़ के बेसिस पे हम कर सकते हैं, कई बार नहीं होता तो हम देखते हैं उसको। जैसे 12 है, 4 4 8 4 12, 12 के बेसिस पे 3 3 का गैप बन सकता है। ये तो 3 3 के बनते हैं या 4 4 के बनते हैं। यहाँ पे 4 4 का बना हुआ है, 4, ये 4 का पेयर और ये 4 का पेयर, रिपीट हो रहा है पूरा लेटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल एक और है, ये है आपके पास सिलॉक्स का सवाल, जिसको सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी हम उसको कहते हैं, बड़ा खतरनाक सा नाम होता है हिंदी में इसका। इसमें क्या होता है कि देखो, सबसे अच्छा चैप्टर जो है ना, वो आपके पास यही है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आपको रीजनिंग की अच्छी नॉलेज है। क्या होता है सिलॉक्स में आपके पास वो होता है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। वो है बहुत आसान चीज़, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें हैं उसमें। है आसान, आपको अब नॉर्मली आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया है उसमें, हम लोग बात करें, मैं ज़रा सा रिपीट करता हूँ। उसमें क्या होता है, आपके पास 2 तरह की चीज़ें होती है। जो पॉजिटिव होती है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, जिसको धनात्मक कथन कह सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास ऑल वाले। ऑल मतलब सभी वाले और सम वाले, कुछ वाले, सभी वाले और कुछ वाले। जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं आपके पास नो वाले और सम नोट वाले, नहीं वाले और कुछ नहीं वाले। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब क्या ध्यान रखना होता है हमने, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, ये अगर आपको दिख रहे हैं तो वे आपके ट्रू होते हैं, अदरवाइज ट्रू नहीं होते। ये अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट वहाँ दिख रहा है, ट्रू है, तभी हम उसको ट्रू मानते हैं। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे पास, नेगेटिव वाले, नो वाले चाहे सम नोट वाले, इन्हें हर हाल में ट्रू कराना घोषित करना पड़ता है। जैसे मतलब अगर आपको दिख रहा है, जैसे मैंने कहा, ये कहा मैंने, ये है ए, ठीक है, ये है बी। मैंने कहा आपसे इस नो ए इज बी, ठीक है, कोई भी ए सी नहीं है। इस ए की मैं कभी सी नहीं हो सकता। अगर मैंने आपसे कहा कोई ए कभी भी सी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए और सी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ, एक कथन देके आपसे जो निष्कर्ष पूछ लूँ, मैं कहूँ नो बी इज सी, तो जैसे ही आपको नो दिखेगा ना, तो नो के केस में ना आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, हमें ये तो पता है कि ए का सी के साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी का भी सी के साथ कनेक्शन नहीं है। दिख तो दूर दूर रही है, लेकिन हमें पता है कि इस सी की एंट्री यहाँ नहीं हो सकती, कभी भी इस पे नहीं हो सकती, लेकिन इस सी की एंट्री यहाँ तो हो सकती है, यहाँ तो नहीं मना किया गया। पॉसिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जिस चीज़ का मना नहीं किया गया वो सब चीज़ पॉसिबल होती है। यही चीज़ ध्यान रखनी होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो दिख के, जैसे मैंने कहा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, कुछ बी सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, हमने ऐसे बना दिया इसको। अब अगर मैं कहूं कुछ ए सी है, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर मैं कंक्लूजन चेक करूं कुछ ए सी है, तो क्या आपको ए और सी के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर कॉमन नहीं दिख रहा तो हम स्टेटमेंट को गलत कहेंगे। किसको? कि कुछ ए क्या है, सी है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो दिखने में ही पता चल जाएगा। अगर मैं पूछूं यहाँ से सारे के सारे ए सी है, ऑल ए आर सी, क्या आपको सारे ए सी के अंदर दिख रहे? नहीं दिख रहे, तो मतलब वो कथन आपके पास गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आपको दिखेगा तो ट्रू है, अदरवाइज नेगेटिव स्टेटमेंट में हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। हो सकता है दिखने में आपको, जैसे आपको दिखेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली कथन ट्रू है, उसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। नो का मतलब, नो मीन्स नो, ऑलवेज इज नो, मतलब आज भी अलग है और हमेशा अलग ही रहेंगे, उनकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास फॉर सपोज कोई बात है, अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी है, और ये कहा नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, ये कोई भी बी सी नहीं हो सकता। अब हम ये कह सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से आपसे कंक्लूजन देकर पूछ लिया कि नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ए और सी के बारे में बात करनी है। अगर मुझे पता है कि सी की एंट्री यहीं बंद हो गई, अगर इस सी की एंट्री यहीं क्लोज हो गई, तो इस सी की एंट्री यहाँ तक तो जा ही नहीं सकती। तो ये जो चीज़ है, हमें आज तो दूर दूर दिख रहा है, ए और सी दूर दूर दिख रहा है, तो आज तो ठीक है, लेकिन
आगे भी फ्यूचर में कभी भी ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। नो ए सी मतलब ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन ना है और ना ही होगा। तो हम पॉसिबिलिटी की चेक करते हैं और पॉसिबिलिटी यहाँ कुछ हो ही नहीं सकती क्योंकि यही मना कर दी गई, घर के अंदर ही मना कर दी तो बेडरूम तक तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारे पास ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, आज भी नहीं है और कल होगा भी नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे जो आपको दे रखा है उसकी बात करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। पहला है आपके पास, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ उसको। पहला जो स्टेटमेंट से बनाएंगे उसमें लिखा हुआ है नो ऑल अमेरिकन्स आर इंग्लिश स्पीकिंग। ऑल अमेरिकन्स, ये है अमेरिकन, ऑल अमेरिकन्स आर इंग्लिश स्पीकिंग। क्या इसको ऐसे बना सकते हैं हम? ये हो गया इंग्लिश वाले और ये हो गया अमेरिकन। ठीक है, सारे अमेरिकन क्या है, इंग्लिश बोलने वालों के अंदर आते हैं। ऑल अमेरिकन्स आर इंग्लिश स्पीकिंग। दूसरा जो आपके पास है, दूसरा स्टेटमेंट, नो एस्किमोज आर इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, एक एस्किमोज की कुछ बात करी गई, यहाँ से मैं कह रहा हूँ नो एस्किमोज आर इंग्लिश स्पीकिंग, कि मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनका एस्किमोज से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एस्किमोज हो गए, ठीक है, ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से आपके पास, यहाँ से दो कंक्लूजन हैं, दिख रहा होगा आपको आई गेस। ये आपके पास क्या है, ये पहला आपके पास हुआ अमेरिकन्स, ये हुआ दूसरे वाला इंग्लिश। अब तीसरा जो मना किया गया कि नो इंग्लिश स्पीकिंग इज एस्किमोज, कि आपके पास इंग्लिश वाले बोलने वाले का कनेक्शन एस्किमोज के साथ नहीं है। दो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, उसकी बात करते हैं। ये दो स्टेटमेंट हो गए। कंक्लूजन फर्स्ट, जो निष्कर्ष है आपके पास वो पहला क्या है, पहले में बोला गया है कि नो एस्किमोज आर अमेरिकन, कि कोई भी एस्किमोज अमेरिकन नहीं है। अब एक बात बताइए आप, जब मैं से अभी कहा मैंने, जैसे नो आता है, नो में दोनों चीज़ चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी भी चेक करते हैं। इसने कहा कि एस्किमोज और अमेरिकन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जब इसने कहा ना कंक्लूजन में नो एस्किमोज आर अमेरिकन, ठीक है, नो एस्किमोज आर अमेरिकन, तो मतलब एस्किमोज और अमेरिकन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। क्या इस बात को हम कह सकते हैं एस्किमोज की एंट्री यहीं बंद हो गई? क्या यहाँ तक कभी जा सकता है? नहीं जा सकता, तो मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो बात कह रहा है कि कोई भी एस्किमोज अमेरिकन नहीं है, ये बात ट्रू है, ये बात सच है, ये कथन सत्य है, ये निष्कर्ष सत्य है कि कभी एस्किमोज अमेरिकन हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, नो इंग्लिश स्पीकर्स आर एस्किमोज। अब यही बात इसने उल्टा कह दिया। दूसरा कंक्लूजन में तो आपको सिर्फ उल्टा दे दिया। जब मुझे कथन दिया था तो उसमें कहा था नो इंग्लिश स्पीकिंग इज एस्किमोज, और जब निष्कर्ष दिया कि नो एस्किमोज आर इंग्लिश स्पीकिंग, तो ये कथन को ही उल्टा कर दिया इसने। इसको भी हम क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे, क्योंकि एस्किमोज और इंग्लिश वाले का कोई कनेक्शन नहीं है, ना है ना कभी हो सकता। तो दोनों कथन आपके पास सत्य हो जाएंगे, दोनों आपके पास, दोनों बात सत्य होगी। आपके पास ऑप्शन होगा 3। लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज 34, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, ये आपको दे रखा 3 चीज़ें, ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 3 चीज़ें, एक है कैट, एक है रेट, और आपके पास कैट्स हैं, रेट्स, और अगला आपके पास एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। अब 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। 4 ऑप्शन क्या, एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा क्या है ये, और चौथा है आपके पास ये, ठीक है। इनके बेसिस पे देखो क्या होता है कि वेन डायग्राम में कई बार हमारे पास आंसर 2 भी आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 4 चीज़ दी होती है, ऑप्शन में 4 इनके अप्रोप्रिएट हमने निकालना होता है। जैसे आपको क्या रिलेशन बताना है, कैट और रेट कभी एक चीज़ होती है क्या? कुछ में कोई कॉमन होता है क्या? ये कॉमन वाली चीज़ है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कैट रेट ये कभी भी आपस में मतलब ऐसा नहीं, कैट अलग चीज़ होगी, रेट अलग चीज़ होगी। जैसे हमारे पास ये भी अलग आ रहा है, वो भी अलग, वो भी अलग आ रहा है। अब एनिमल्स हैं, क्या एनिमल कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही सेपरेट है, ना कैट होते ना रेट होते? तो ये तो नहीं कह सकते, क्या इसको भी नहीं सकते, ठीक है। इसको कैट कहोगे, इसको रेट कहोगे, और यहाँ एनिमल कहोगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी देखो इस दोनों में फ़र्क है। जैसे इसमें मैंने कहा इसको कैट, इसको कहा रेट, और इसको कहा एनिमल। इसको समझ लेते हैं, ये हुआ कैट, ये हुआ रेट, और ये हुआ एनिमल। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि आपने क्या किया कि सारी कैट एनिमल के अंदर ले ली,
इसमें आपने कुछ कैट एनिमल से बाहर, ये तो है आपके पास एनिमल, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर ले ली, तो क्या कोई ऐसी कैट है जिसको एनिमल नहीं कहेंगे? क्या कोई ऐसे रेट है जिसको एनिमल नहीं कहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सारे के सारे कैट क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। सारे के सारे रेट क्या होते हैं? एनिमल के होते हैं। तो अंदर आएगा ये, इसको नहीं मानेंगे। इसका मतलब हो गया जो ये वाला पार्ट है ये एनिमल के अलावा है। क्या ऐसा होता है कहीं कैट एनिमल नहीं होगा, या रेट ऐसा होगा एनिमल नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है, एक क्वेश्चन इसमें और है, नीचे है क्वेश्चन नंबर 50, वो मैं कराता हूँ। डेप्रिसिएशन का कुछ था। एक आपके पास क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 1/4/2010 1/4/2010 को किसी गाड़ी का जो विश्वविद्यालय में मोटर वैन, कोई वैन थी, उसकी जो रेट था वो 10 लाख था। ठीक है, अब इसके बाद उसमें हानि होती है, मतलब आश्रित होता है, उसका जो प्राइस होता है वो 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 10% सालाना या एनुअल जो हम कहेंगे उसको, उसमें माइनस होता है। अब आपसे पूछा है 31/3/2012, 31/3/2012, ये 10 है, उसका रेट क्या हो जाएगा? ठीक है, सवाल बहुत बेसिक है। अगर आपको बात पता है, जैसे आप अगर इंश्योरेंस कराने भी चाहते हैं तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी गाड़ी की हर साल कम होती जाता है, आपका प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू कम हो जा रही है। उसी बेसिस पर हमने बात करनी। पहले कोई गाड़ी 10 लाख की थी, वो कितने साल के बाद, अब ये टाइम बताना है बस आपने। 1/4/2010 से लेके 31/3/2012 का जो टाइम होगा वो 2 साल होगा एग्जैक्टली। ठीक है, 2 साल का टाइम। 2 साल में वो कितना घट गई कि उसका रेट क्या हो जाएगा? कितना घटना है? 10% एनुअल घटना है। अब 10% एनुअल जैसे घटना है, हमने बस उस पर देखना है। क्या है आपके पास? अब आपके पास क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट चीज़ है जो 10% है, अगर मैं कहूँ कोई चीज़ 100 है तो 100 से घट के कितनी होगी हमारे पास? 100 से घट के हमारे पास अगर 10% घट रही, 100 से घट के कितना हो गया? वो आपके पास 90 हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ 90 के बाद 10% अगले साल फिर घट गया, तो 90 का 10% क्या होता है? 9 होता है, तो वो घट के आपके पास कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। यही सेम चीज़ आपने इसमें करनी है। इस 100 की जगह मैं कहूँगा कि आपके पास कितना है, दैट इज़ 10 लाख है। 10 लाख के बाद उसका 10% घट जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा? 9 लाख बन जाएगा। और 9 लाख घटने के बाद फिर वो अगले पास फिर 10% घट जाएगा, तो वो आपके पास 8.1 घट जाएगा। 8.1 लाख का मतलब हो गया आपके पास, नॉर्मली आप कर सकते हो उसका आंसर 81,000 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,11,000 आपके पास आंसर हो जाएगा। तो 10 लाख की वैल्यू 2 साल में घट के आपके पास हो जा रही है। 10% कम कर रहे हैं। आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, इसमें 10% का बेसिक मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, सॉरी 1/10। 10 से कोई चीज़ कितनी होगी? 10 से कोई चीज़ एक साल में 9 होगी। 10 से कोई चीज़ दूसरे साल में कितनी होगी? फिर 9 होगी। तो 2 सालों में 100 से घट के कोई चीज़ कितनी हो जाती है? 81 हो जाती है। उसी की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये पूछी हुई है। आप करेंगे आंसर उसको 8,10,000 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।